नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके करने का बेहतरीन तरीका होता है आपको मजबूत करने का कि प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन सुने, अपने नोट्स बनाएं और साथ में रिवाइज भी करते रहें। तो देखिए, हम आज पेपर जो लेकर आए हैं वो है एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 2 एग्जामिनेशन हुआ था 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। तो लेटेस्ट पेपर है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। बस आपको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और यहाँ पर देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पर भेजिए ताकि यहाँ पर डिस्कशन किया जा सके। देखिए, यहाँ पर 4 दिन एग्ज़ाम हुए थे यहाँ पर मेंस का। तो देखिए, 2 मार्च का पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 मार्च का पेपर आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 पेपर और बचेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि नीचे जो है वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए, वनीकरण मतलब वन को रोकते हैं, यानी कि वन को बढ़ाते हैं, वन के क्षेत्रफल को। तो उसके संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो वृक्षारोपण से यानी कि वन को वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो बाढ़ को इससे रोका जा सकता है। और वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ए और बी दोनों जो है कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा एक एक ए और बी दोनों सही होगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो देखिए, अपरद को सरल जो है अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है वो है कवकीय एंजाइम। तो जो कवकीय एंजाइम है वो जो है अपरद को जो है सरल अकार्बनिक पदार्थ में निम्नीकृत कर सकता है। और देखिए, क्वेश्चन है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो देखिए, दिल्ली जो सल्तनत है उसकी शुरुआत गुलाम वंश से होती है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो देखिए, सबसे पहला आपको वंश था गुलाम वंश। तो यहाँ पर उसके बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति था जफर खां। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो खिलजी वंश के जो प्रमुख जो है यहाँ पर सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके जो है प्रमुख सेनापति थे जफर खां। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो है दिए गए हैं खिलाड़ियों का नाम, और यहाँ पर उनके जो है पुरस्कारों से जो बीसीसीआई के द्वारा दिया गया था। तो बीसीसीआई जो है क्रिकेट को कंट्रोल करती है इंडिया में, उनकी जो है प्रमुख जो है बॉडी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2022 के संबंध में दिया गया है। तो ऋषभ पंत सबसे पहला खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो ऋषभ पंत को यहाँ पर वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में जो है चुना गया है। उसके बाद देखिए, जसप्रीत बुमराह को जो 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चुना गया है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 के लिए T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो T20 में इनका शानदार जो है प्रदर्शन रहा था सूर्य कुमार यादव का। और श्रेयस अय्यर का वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो देखिए, इसका आंसर होगा A1, B2, C4 और D3। तो आंसर थर्ड इसका सही होगा, यानी कि ध्यान रखना है। देखिए, टेस्ट, वनडे और आपको T20 तीनों में अगर बल्लेबाज का यहाँ पर दिया गया है तो T20 में सूर्य कुमार यादव, टेस्ट में ऋषभ पंत, वनडे में श्रेयस अय्यर और टेस्ट में जो है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को जो है बीसीसीआई के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में ऐसा जो है मेंशन किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 15 जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है जन्म यानी कि जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पे जो है विभेद नहीं कर सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखें। जो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ इस तरह से जो है विभेद नहीं कर सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 15 यही बताता है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को जो रीट जारी करने का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 32 के जरिए जो है 5 तरह का रीट जो है जारी करता है। और अनुच्छेद जो है 226 जो है वो उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। और उच्च न्यायालय जो है 6 प्रकार के जो है रीट जो है जारी करती है। तो अनुच्छेद 226 इसका
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से कौन क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक है। ये उल्टा भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है और यही जो है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है आवश्यक माना जाता है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रोमन लेखक जो है प्लिनी के द्वारा जो है लिखा गया? तो वरिष्ठ जो है प्लिनी के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी के द्वारा जो है लिखी गई है, जो कि रोमन लेखक हैं। और देखिए इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो है लिखा गया है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है और नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की जो है यहाँ पर कृति है, लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो इस तरह से चार्ल्स का नियम है। तो यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, तो चार्ल्स का नियम तो 1787 में ही ये जो है नियम दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चार्ल्स लॉ में जो है प्रेशर होता है कांस्टेंट और यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। यानी कि जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसी तरह से जो है बॉयल्स लॉ होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है यहाँ पर आपको वॉल्यूम। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये दो नियम खास करके आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो देखिए भारत ने 2022 में क्षीयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया है। तो देखिए मालदीव को नहीं बल्कि श्रीलंका को सहारा दिया गया था। तो ये आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए श्रीलंका भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका जो है भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो ये बिल्कुल है, यानी कि श्रीलंका जो है भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो बिल्कुल ज़्यादा है, तो आंसर बी केवल सही होगा। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स यानी कि द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया। सागर नितल प्रसरण कहा गया। तो हैरी हेमंड हेस के द्वारा जो है ये जो है कहा गया था। तो वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशंस प्रकाशित किया था? तो ये हैरी हेमंड हेस ने प्रकाशित किया था, जिसमें जो है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में क्या बोला गया? सागर नितल प्रसरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनकम टैक्स जो है यहाँ पर आपको ये जितने भी ये पूंजीगत लाभ कर, उपहार, संपत्ति, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो जो मनी बिल होता है यानी कि धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। मनी बिल का जिक्र जो है अनुच्छेद 110 में किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया है। और मनी बिल है या नहीं ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है निर्धारित करते हैं, यानी कि किसी बिल को यहाँ पर मनी बिल है या नहीं ये इनका निर्धारण जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 110 में मेंशन किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि खनिज और भंडारण क्षेत्र के संबंध में जो है कथन है। तो देखिए बॉक्साइट का यहाँ पर लोहरदगा जो झारखंड में है ये सबसे प्रमुख स्थान है। तो एक का ए हो जाएगा, यानी कि ए का एक हो जाएगा। उसके देखिए अभ्रक का यहाँ पर भीलवाड़ा राजस्थान जो है यहाँ पर प्रमुख स्थान है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। देखिए कोयला झरिया झारखंड में यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर सी का डी हो जाएगा, सॉरी सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर तांबा जो है झुंझुनू राजस्थान, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो डी का 3 हो जाएगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर होगा चौथा, यानी कि A1, B2, C4 और D3।
क्वेश्चन है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है, यानी कि त्वचा उनके कांटेदार होता है और इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उसके चलने में सहायक होता है। तो इकाई नोडरमेटा जो समूह होता है जंतुओं के समूह, उसके जो है कांटेदार त्वचा के नाम पे ही रखा गया है इकाई नोडरमेटा, जो कि उनके विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो कि उनको चलने में सहायक होता है। तो ध्यान रखिएगा इकाई नोडरमेटा। और देखिए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का जो उद्देश्य है उसको ध्यान रखना है, तो नहीं अपने आप पता चल जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि वैश्विक, यहाँ पर ऑप्शन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना। बिल्कुल सही है। 2022 तक जीओपी में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़कर कम से कम 25% करना है और यहाँ पर रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना है ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किया, ये भी लक्ष्य है। लेकिन 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना ये लक्ष्य नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। तो आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो कि एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो 1842 में जो है डॉपलर प्रभाव की खोज जो है ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर के द्वारा जो है किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखना, 1842 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला आपको है आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ द ग्राउंड नट रिसर्च, यानी कि आपको मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जो है आईसीआर के अंतर्गत आता है, यानी कि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जूनागढ़ में ही स्थित है। तो जूनागढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ द रैपसीड एंड द मस्टर्ड रिसर्च, यानी कि तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ द सोयाबीन रिसर्च ये कहाँ पर है, तो इंदौर में स्थित है। तो तीनों बिल्कुल सही है। और एक काजरी पूछा जाता है, जो शुष्क क्षेत्र जो है यहाँ पर रिसर्च होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये काजरी जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अब क्वेश्चन है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है। तो देखिए आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको बताना है। तो देखिए एक्स किरण की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अवरक्त की, सूक्ष्म की, उसके बाद रेडियो तरंग की, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर दिए गए में एक्स किरणों की आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा, फिर अवरक्त की, फिर सूक्ष्म तरंग की, फिर रेडियो तरंग की। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं में किए गए परिवर्तनों के संबंध में सही कथन ही पूछा गया। 2022 में जो लघु बचत योजनाओं में कुछ परिवर्तन किए गए जिसमें आपको बताना है। तो देखिए 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई, ये बिल्कुल सही है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दर जो है 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। और जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत खात जमा पर ब्याज दर 7.5 से 9% कर दी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो केवल ए एंड बी ही सही है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो आंसर दूसरा होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2022 में शुरू किया गया योजना का नाम, तो निपुण भारत जो है योजना का नाम रखा गया था। यानी कि छात्रों के लिए कक्षा 3 तक जो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2022 में निपुण भारत नामक योजना जो है लॉन्च किया गया। तो देखिए निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो निपुण का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमरेसी, निपुण भारत। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन जो है चली थी, उसकी दूरी कितनी, तो 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी बम्बई से थाने तक, इसको ध्यान रखना है। तो 1853 में चलाई गई थी। देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है भारत में। तो देखिए फर्टिलिटी रेट इसको बोलते हैं। तो बिहार में जो है फर्टिलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा, अभी भी जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखना। तो अभी जो है 2.9 के आसपास में है, जबकि जो है 2.1 जो है फर्टिलिटी रेट जो है
उपयुक्त मानी जाती है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है 2022 के संशोधन के माध्यम से कौन से समुदाय को भारत सरकार जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है दिया था। तो देखिए नरी कोरबन समुदाय को दिया गया, हट्टी समुदाय, कड्डू करुवा, ये तीनों को दिया गया। तो इसको ध्यान रखना है कि नरी कोरबन समुदाय, हट्टी समुदाय और कड्डू कुरबा समुदाय को दिया गया, जबकि कापू को नहीं दिया गया। तो आंसर होगा चौथा, ए, बी और सी समुदाय को एसटी समुदाय जो है एसटी डिक्लेयर किया गया भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन है कि यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें कार्यात्मक समूह OH होता है। तो देखिए OH जो है यहाँ पर आपको अल्कोहल का होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। और COOH जो है होता है एसिड का, ये जरूर ध्यान रखना। तो अल्कोहल इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एल्डिहाइड का होता है इस तरह से। उसके बाद कीटोन का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जो है समूह लगा सकते हैं, जैसे R जहाँ पर है और H यहाँ पर देखिए H है तो H तो रहेगा ही, तो R यहाँ पर एक जो है अलग से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से COH अगर है तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन हो गया CO। तो इस तरह से जो है दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन और OH, ये तीन को मैंने बताया, और एसिड का 4 इस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और भी पेपर इसी तरह से इस चैनल पर डिस्कशन होते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।